एवरीवन, बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है और सबको पता है ये वीडियो किस पे है। ये वीडियो ऑब्वियसली जेनेटिक्स पे है। ये वीडियो है जेनेटिक्स पे। मुझे पता है अभी कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे मेरे को कि मैंने जो प्रिंसिपल इनहेरिटेंस पढ़ाया था वन शॉट में, उसके न्यूमेरिकल्स किधर गए। तो भाई वो न्यूमेरिकल्स रेडी हो चुके हैं, बस दे नहीं पा रही हूँ बिकॉज आई गॉट सम प्रॉब्लम। आई स्टक विथ माई टैबलेट, दैट इज़ द रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू मेक द नोट्स ऑफ दैट. So I will be making the notes very soon, and then we are going to continue with the numericals of genetics part 1. Okay, पर ये क्या है? ये genetics का part 2 है. ठीक है, ये जेनेटिक्स का पार्ट 2 है. जनरली प्रिंसिपल इनहेरिटेंस को करने के बाद आप ये वाला चैप्टर करते हैं. ठीक है, आप ये वाला चैप्टर करते हैं. And trust me when I say this chapter is priorly very complicated. तो इस चैप्टर में ध्यान टिके रहना चाहिए, कुछ हो ना हो बस ध्यान टिके रहना चाहिए. ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को लेके पढ़ाई करेंगे. मेन मुद्दा रहेगा डीएनए आरएनए, बट डीएनए आरएनए के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ों को लेके पढ़ाई करने वाले हैं. तो अपना ध्यान टिकाए रखो और यहाँ पे कंसंट्रेट करते रहिए. तो पहले हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ चुके थे तब हमने जेनेटिक्स में एक चीज़ पढ़ा था, वो था जेनेटिक मटेरियल, है ना. मेंडल ने भी बहुत बार बोला था ये बात, जेनेटिक मटेरियल. फिर जो भी आ रहा था वही बोल के जा रहा था जेनेटिक मटेरियल क्या है क्या है. कुछ तो जेनेटिक मटेरियल है. आज जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आपको क्या लगता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वो बताएं. पर हमें तो बाबा एनसीईआरटी जी से गुफ्तगू करनी है ना, हमें तो एनसीईआरटी का होके चलना पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी वाइज निकलते हैं. फिर तो जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, इस पे एनसीईआरटी क्या कहता है देखो. वो कहता है स्टेबल होना चाहिए. ठीक है, उसको स्टेबल होना पड़ेगा. ठीक है, फिर वो रेप्लिकेशन करने होना चाहिए. ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, वो स्लो म्यूटेशन करने वाला होना चाहिए. ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए, उसको लास्ट एंड लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. उसको मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की क्षमता भी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि मेंडल ने तो भाई निकाला था ना जेनेटिक्स का एक्चुअल मीनिंग. तुमको पता है ना फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है. यस, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, वो मेंडल है कि नहीं. तो इसीलिए मेंडेलियन कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होना है कि नहीं होना है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं. तो चलो ठीक है, डीएनए पे आते हैं, डीएनए के एक्सट्रैक्शन पे आते हैं हम लोग. जो एक्सट्रैक्शन किसने किया, माइशर ने किया. ठीक है, ये नाम याद रखने हैं, नाम तो तुमको याद रखने ही पड़ेंगे. माइशर ने किया. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जाती हूँ. मैं जेनेटिक्स का प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वाला पार्ट इतने डिटेल में नहीं गई थी. मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मेरे को लगता है वो वन शॉट देखने के बाद बहुत बच्चों को कुछ क्लियर नहीं होगा. तो इट्स बेटर दैट आई मेक अनदर वन. तो मैं बनाऊंगी उसके ऊपर वीडियो, एंड रिप्रोडक्शन के ऊपर भी श्योर वाली वीडियो आएगी. ठीक है, रिप्रोडक्शन जो हमने किया था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस हमने किया था, आपने देखा था. पर वो वाली वीडियो उतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, है ना. तो थोड़ा सा इन डिटेल में घुसना पड़ेगा, तो इन डिटेल में ज़रूर घुसेंगे. अभी डीएनए पे फोकस करते हैं. ठीक, तो एक्सट्रैक्शन माइसर ने किया. माइसर ने क्या देखा, उसने देखा न्यूक्लियस ऑफ आउल सेल. उसने न्यूक्लियस ऑफ आउल सेल देखा. सबको पता है उसने न्यूक्लियस देखा. किसका देखा, आउल सेल का देखा. ये याद रखना है, क्या पता नीट पे आ जाए. फिर उसने वहाँ पे जो सब्सटेंस देखा ना, उसने इतना स्टेट किया कि वो कोई हेरिडिटरी सब्सटेंस है. ठीक है, वो कोई हेरिडिटरी सब्सटेंस है. उसने उसका नाम न्यूक्लिन रखा. यहाँ पे उसका काम स्टॉप हो गया. फिर देखो ऑल्टमैन आया सीन में. ऑल्टमैन ने क्या किया, ऑल्टमैन ने इस न्यूक्लियन के केमिकल स्ट्रक्चर को ना ऑब्जर्व किया. ठीक है, उसने न्यूक्लियन के केमिकल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया. उन्हें क्या पता चला, उन्हें पता चला न्यूक्लिक एसिड बनाया जाता है, एंड देन वी गॉट न्यूक्लिक एसिड. चलो, न्यूक्लिक एसिड निकालने के बाद की हिस्ट्री थोड़ी बहुत हमें पता है, क्योंकि हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ी रखी है. तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि न्यूक्लिक एसिड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक हमारा डीएनए महाशय, एक हमारा आरएनए महाशय. ठीक है, हमें ये बात पता है.
मेरे को लगता है तुम लोगों ने वो मीम्स देखा होगा ना, जिसमें एक लड़की के दो चोटी रहते हैं, तो वो हो जाता है डीएनए, और थोड़ा सा कर्ल करके रहता है तो वो हो जाता है आरएनए। आई थिंक सो यू हैव सीन द मीम्स। इफ़ यू हैव नॉट सीन देन आई मस्ट से दैट यू शुड सी द मीम्स, क्योंकि भाई हम लोग अपने एटमॉस्फेयर से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। ये बात तो बहुत सही है कि नहीं। तो देखो डीएनए कहाँ कहाँ रहता है, डीएनए बहुत जगह रहता है मैडम। डीएनए रहता है फाउंड इन मोस्टली ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिजम्स में हमको डीएनए मिल रहा है, ठीक है। आरएनए किधर मिल रहा है, हम लोग को कुछ वायरस में आरएनए मिल रहा है। अरे यार ये ब्लू कैसे हो गया, रुको। हाँ, आरएनए हमें कुछ वायरसेस में मिल रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे आते हैं डीएनए के मेन डिटेल में आते हैं, ठीक है। तो डीएनए के मेन डिटेल में हमें क्या जानना है। पहली बात तो है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना। फिर क्या है, फिर हम लोग को जानना है पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए किस चीज़ का पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। नीट में बहुत बार रिपीट हो चुका है, बोर्ड्स में कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछेगा। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो जो पार्ट मार्क मार रही हो उन पार्ट पे थोड़ा गौर करना। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, सबसे अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, है ना। और ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए सबसे बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, सबसे बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, ठीक है। सबसे बड़ा होता है ये मैक्रोमॉलिक्यूल। अच्छा, ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के नंबर्स है, ये क्या सबके लिए सेम है, सेम लड्डू बट रहे क्या, नहीं बट रहे। सबके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि डीएनए का मानना है कि यहाँ पे राम है श्याम है, तो राम को अगर 1 लड्डू दूँ तो शाम को तो 2 भी दे सकती हूँ। तो सबका एक फिक्स्ड अमाउंट रहना चाहिए, तभी जाके मैं राम और श्याम को पहचान पाऊंगी। मतलब अगर सीधी बात में मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज फिक्स्ड फॉर ऑर्गेनिज्म टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड फिक्स्ड होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक टेबल देख लेते हैं। ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से उठाया गया है, और ट्रस्ट मी यहाँ से नीट का एक क्वेश्चन शायद आ सकता है, मेरा प्रेडिक्शन बोल रहा है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। देखो ह्यूमंस में हमें क्या मिलता है, हमें डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मिलता है, ठीक है। और एक जगह में मिलता है लैम्डा फेज में हमें डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए मिलते हैं, ठीक है। इन दोनों में हमें सेम टाइप्स के डीएनएज मिलते हैं, ठीक है, पर नंबर डिफरेंट है, ठीक है, नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ह्यूमन डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना होता है, 3.5 × 10⁹। अब एक बात बताओ, क्या यही नंबर है, नहीं, क्योंकि ये तो भाई हैप्लॉइड है ये। अगर तुमको इसका नंबर जानना है तो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ये जाके हुआ तुम्हारा टोटल, है ना, टोटल। और ये क्या है, ये तो बस हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये हैप्लॉइड है। फिर आते हैं ई कोलाई में, वहाँ पे हमें मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कितना होगा, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। देखो ये रटी रहनी चाहिए, इसको रटने का फॉर्मूला मैं सच में नहीं बता सकती, पर ये रटना पड़ेगा, ठीक है, रटना पड़ेगा। लैम्डा फेज अभी भी बताया मैंने, ह्यूमंस में और लैम्डा फेज में एक ही टाइप के डीएनए रहते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, लीनियर डीएनए है ना। यहाँ पे देखो क्या है, 48502 बेस पेयर्स है हमारे पास, 48502 बेस पेयर्स है। फिर देखो लैम्डा 174 फेज, ये एक लौता एक्सेप्शन है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और तो और यहाँ पे 5380 न्यूक्लियोटाइड है। देखो यहाँ पे बेस पेयर था, यहाँ पे बेस पेयर, यहाँ पे बेस पेयर, यहाँ पे पर न्यूक्लियोटाइड है। तो ये मेरा बन गया एक्सेप्शन, ये मेरा एक्सेप्शन है, ठीक है। और एक्सेप्शन मतलब क्या है, नीट के क्वेश्चंस, सिर्फ नीट के नहीं, बोर्ड्स के भी, अगर कोई बोर्ड्स दे रहा है तो बोर्ड्स के भी क्वेश्चन, ठीक है। पता चल गया हम लोगों को, काफ़ी अच्छी बात है। चलो हम लोगों ने पहली वाली पेज की पूरी रिवीजन लगा ली। माय गॉड 9 मिनट चले गए। अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन चीज़ें तुम्हारे लिए लिख रखी है कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड इन एग सेल्स इन ह्यूमंस। तो न्यूक्लियोटाइड अगर हमें ऐसे कैलकुलेट करना है तो देखो एग सेल का बोला गया है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस का टोटल कितना होता है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। तो वही हो जाएगा, मेरे एग सेल्स के अंदर भी वही रहेगा ना, कौन सा अलग रहेगा? हर जगह हैप्लॉइड तो नहीं रहेगा, ये है हैप्लॉइड। मेरे बॉडी के एग सेल में हैप्लॉइड तो नहीं रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा ना। तो मेरे बॉडी में 6.6 × 10⁹ बेस पेयर रहेगा, चाहे वो एग सेल हो, वो कोई भी सेल हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ बेस पेयर इन स्पर्म सेल। हाँ भाई, यहाँ पे हाफ क्यों हो रहा है? यहाँ पे हाफ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टोटली इनहेरिटेड नहीं है ना, ये टोटली इनहेरिटेड नहीं है, इसीलिए वह हाफ हो रहा है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द हेयर सेल। अब हेयर सेल में क्या हो गया? हेयर सेल में यहाँ पे तो मैम देख रहे हैं 2 × 2 हो गया। 2 × 2 इसीलिए हुआ क्योंकि डबल इनहेरिटेड है, समझे? तो इसीलिए वो 13.2 × 10⁹ होना चाहिए। ये वाली जो चीज़ है, ये क्वेश्चंस अच्छा होगा इफ़ यू रिमेंबर। ट्राई करना रिमेंबर करने का, कभी कभी लॉजिक मैच नहीं होता है तो इसीलिए हम लोग गलती कराते हैं। सबसे अच्छा होगा इसको अगर नोटबुक में नोट डाउन करके रख दो तो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे आते हैं। हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को 3 भागों में भाग करना है। पहला है फॉस्फेट, फिर है डीऑक्सीराइबोस, फिर है नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको लिखना हम बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। अरे मैम हम लोग हैलो एल्केन पढ़ के आए हैं, अल्कोहल पढ़ के आए हैं, एल्डिहाइड पढ़ के आए हैं, क्या बोल रहे हो? फॉस्फेट एसिड लिखना कौन सी बड़ी बात है ना? तो फॉस्फेट एसिड लिख दो अपने कॉपी में जल्दी जल्दी से। हाँ, फिर आते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे एक CH2OH है 5 नंबर कार्बन पे, और बाकी यहाँ पे मेरा एक OH है 4 नंबर कार्बन पे, एक है मेरा 1 नंबर कार्बन पे। तो ये वाला जो फिगर है ये याद रहेगा क्या? ये याद रहेगा। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कहाँ पे क्या है, तब आंसर देने में सुविधा होगा कि नहीं? अगर पूछ लिया बताओ पोजीशन, सोचो ऐसा पूछ लिया नीट में पोजीशन ऑफ OH, फिर ये डायग्राम परोस दिया तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, है कि नहीं? ऐसे लिखोगे ना, वही बात मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर नाइट्रोजन बेस पे आते हैं। नाइट्रोजन बेस को हम लोग 2 पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन, ठीक है। ये प्यूरिन में क्या होता है? डबल रिंग होता है, पिरिमिडिन में सिंगल रिंग होता है। डबल रिंग में हमें 9 मिलते हैं, सिंगल रिंग में हमें 6 मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेंजीन बनना था पर बेंजीन बना नहीं, ये क्या बन गया बताओ ज़रा? ये क्या बन गया? पेंटेन बन गया, पेंटेन। और यहाँ पे देखो हेक्सेन आ गया, एक है कि नहीं? हेक्सेन आ गया। तो यहाँ पे जो नंबरिंग है ना वो होगा 1 3 7 9, और यहाँ पे जो नंबरिंग है वो होगा 1 3, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, जो RNA है, RNA का शुगर क्या है? राइबोस शुगर है RNA का। देखो ये है डीऑक्सीराइबोस और ये है राइबोस। मतलब ये चीज़ समझ आ रही है कि हमें डीऑक्सीराइबोस कहाँ पे मिल सकती है? DNA पे मिल सकती है, और RNA पे तो हमें राइबोस मिलेगा ही। और यहाँ पे बेसिस क्या क्या होते हैं? एडेनिन, गुआनिन होता है, यूरासिल साइटोसिन होता है। थाइमिन इधर नहीं है, थाइमिन इधर नहीं है। थाइमिन कहाँ है? थाइमिन है DNA में। बात करते हैं उसके बारे में, आओ उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का एक सीधा सीधा फॉर्मूला लिख दिया मैंने। क्या लिखा है? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस। खेल ख़त्म, पैसा हजम, है ना। फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। अगर हम लोगों को कभी भी न्यूक्लियोटाइड बोलना पड़ता है हम लोग कैसे बोलेंगे? हम लोग ऐसे बोलेंगे। अगर एडेनाइन हुआ तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, गुआनाइन हुआ तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, साइटोसिन हुआ तो साइटोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। फिर अगर थाइमिन हुआ तो वो थायामाइड मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे लिंकेज की बात हो रही है। पहले तो देखो 2 शुगर्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, तो एक कहाँ पे अटैच हो रहा है? एक देखो 3 नंबर कार्बन पे अटैच होता है, दूसरा वाला 5 नंबर कार्बन पे अटैच हो रहा है। इसीलिए मुझको नहीं पता अगर तुम लोगों ने एक बार भी DNA रेप्लिकेशन देखा होगा, या अगर एक बार भी तुम लोगों का मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस स्कूल में पढ़ाया होगा, तो वो लोग हमेशा DNA को ऐसे ऐसे ड्राइंग करते हैं, ऐसे ऐसे ड्राइंग करते हैं, इसको 3 डिग्री, इसको 5 डिग्री, इसको 3 डिग्री, उसको 5 डिग्री, ऐसे करके मार्किंग करते हैं कि नहीं?
करते हैं ना, वो इसी कारण के लिए करते हैं ताकि 3 में जो हो वो OH ग्रुप फ्री हो और 5 में मेरा PO4 फ्री हो। उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब फॉस्फेट बॉन्ड बना रही है तब वो 3 और 5 नंबर कार्बन पे बनाएगी बॉन्ड, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि 3 डिग्री टू 5 डिग्री, क्योंकि ये 3 डिग्री टू 5 डिग्री तो जा रहा है ना, 3 डिग्री टू 5 डिग्री जा रहा है, तो इसको हम लोग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब लिंकेज विथ शुगर विथ प्यूरिन, ठीक है। सो जो प्यूरिन है यार, इधर देखो एक प्यूरिन है मेरे पास और वहाँ पे मेरे पास शुगर है, ठीक है, ये मेरा शुगर है, देख के समझ आ रहा है मेरे को शुगर है, ठीक है। अगर शुगर को इसके साथ लिंकेज करना पड़े तो इसके साथ लिंकेज हम लोग पोजीशन 9 में करवाएंगे। बेटा हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछते, आधा चीज़ें तो तुमको खुद याद रखनी पड़ेगी ना, तो ये भी वैसी ही चीज़ है, तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। पोजीशन जो होगा वो 9th पोजीशन होगा, पहले बोल रही हूँ, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री टू 9 डिग्री ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिसको हम लोग CNC लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक है, हम लोग इसे CNC लिंकेज भी बोलते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट मैं मिस कर गई थी, यहाँ पे मैंने लिखा है वो वाला पॉइंट कि लिंकेज विथ पिरिमिडिन, लिंकेज विथ पिरिमिडिन पहले वाले कार्बन के साथ पहले वाले का हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, सॉरी लिंकेज 1 डिग्री 1 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आई होप मुझे लिंकेज नहीं समझाना पड़ेगा, वरना मेरे को मौत आ जाएगी अगर तुमने कहा कि तुमको लिंकेज नहीं पता। जो भी हो, रिवाइज करके आओ, एक बड़ा वाला डिटेल वाला सेशन बनाएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल वाला सेशन बनाएंगे, आई प्रॉमिस। बस मेरे को थोड़ा सा वक्त चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने एक DNA, मैंने कहा ना अभी मैंने कहा ना कि DNA होता है ऐसे, तो देखो यहाँ पे मेरा 5 डिग्री फ्री है, इधर मेरा 3 डिग्री फ्री है। अच्छा ऐसे ऐसे फ्री है क्या? नहीं ऐसे ऐसे तो फ्री नहीं है। 3 डिग्री मेरे OH की वजह से फ्री होते हैं, 5 डिग्री मेरा PO4 की वजह से फ्री होता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे देखो फॉस्फेट और जो शुगर है, फिर से फॉस्फेट है, फिर मेरा शुगर है, ये सब ऐसे बाइंडेड स्ट्रक्चर में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो बने सही से बने, ठीक है, एक एक स्ट्रैंड सही से बने। क्या क्या रिमेंबर करना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मेरा 3 डिग्री टू 5 डिग्री जाएगा, ये मेरे को याद रखना ही पड़ेगा। न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो 3rd कार्बन में फॉर्मेशन हो सकता है अगर OH को फ्री हो, अगर OH नहीं फ्री है 3rd कार्बन पे तो कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, ठीक है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पास में लिख भी रखा है पे इम्पॉर्टेंट, तो इस पर गौर फरमाइएगा, इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं होता सिलेक्शन, कोई भी अगर पॉइंट मिस कर जाए, हम लोग खुद भी बोल रहे हैं कि हम लोगों से भी गलती होती है, कभी कभी हम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाते हैं, इसीलिए मैं ये लाल वाली इंक से दिखा रही हूँ ताकि याद रहे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है एडिशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन, वो 5 डिग्री टू 3 डिग्री होगा, इसको भी याद रखना है। पर सबसे ज़्यादा इसको, ये तो बाय हार्ट याद रखना चाहिए। ये बाय हार्ट का मतलब क्या है पता है? मेरे हार्ट से नहीं, मेरे दिल से मेरे को आनी चाहिए कि हाँ ये तो मेरे को पता है, 3 बजे उठा के पूछ लो तब भी पता चलेगा, मेरे को हमेशा याद रहेगा, उसको कहते हैं बाय हार्ट। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वाला बाय हार्ट याद रहेगा ना, रहना पड़ेगा बाय हार्ट, हाँ रख दे उधर रख दे, बाय हार्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो 3D स्ट्रक्चर है ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। पर क्या वॉटसन एंड क्रिक ने पहले काम किया था? ना, उन्होंने पहले काम नहीं किया। उन्होंने 2 भागों में काम हुआ था, पूरा 2 भागों में काम हुआ। एक किया शारगाफ ने, एक किया फ्रैंकलिन एंड विल्किन ने, ठीक है। शारगाफ ने क्या किया? उसने DNA का केमिकल एनालिसिस निकाला। तो शारगाफ क्या बोलता है पहले वो सुनते हैं, ठीक है। शारगाफ बोला कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडेनाइन जितना होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमीन भी उतना ही होगा। मतलब उनका कहना था कि एडेनाइन इज इक्वल टू थाइमीन एंड गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसिन, उनका यही कहना था। इसका मतलब अगर मैं पकड़ूँ तो एडेनाइन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन,
वो यही कहना चाहते थे, ये उनका मेन इक्वेशन था। ये इक्वेशन फिक्स्ड फॉर स्पीसीज था। एक ही बात है, दो इक्वेशंस एक ही बात है, पर ये क्या था, ये फिक्स्ड फॉर स्पीशीज था, ठीक है। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या निकलता है, इसका एक्चुअल मतलब है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन मतलब, और एक भाषा में कहे तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PO4। समझे, समझ आई, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो, कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किन बोलते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्रैंकलिन और विल्किन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया पहले, फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से उन्हें पता चला कि DNA हेलिक्स फॉर्म करता है, ये वाली हेलिक्स फॉर्म करता है, ठीक है। इसका डायमीटर जो होता है भैया कांस्टेंट होता है 20 एम्पियर, इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है। और इसकी टर्न्स होती है, वो कितने होती है, 3.4 nm की होती है, और उसमें हमें 10 बेस पेयर मिलते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है 10 लेयर्स होता है ये मैंने थोड़ा सा, वो 10 लेयर्स है ना, नोट कर लेना, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लेना, ठीक है। वो 10 बेस पेयर होगा। अच्छा, वॉटसन एंड क्रिक ने उसके बाद क्या किया, उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने राइट हैंडेड हेलिक्स जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं, तो उन्होंने 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट काम किया उन्होंने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 चेन निकाला। फिर उसने क्या किया, उसने स्टेट किया कि बैकबोन वाला जो पोर्शन है उसमें शुगर प्लस फॉस्फेट रहेगा, नाइट्रोजन वाले पोर्शन में प्रोजेक्टेड इनवर्ड्स रहेगा। मतलब वो एक ही काम कर रहा है, पर वो नाइट्रोजन बेस क्या होगा, वो इनर वर्ड्स में रहेगा, ठीक है। और वो दोनों क्या थे ना, देखो ऐसे था, याद रखो, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, यहाँ पे 5 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे ना, इसीलिए उन लोगों के अंदर एंटी पैरेलल पोलैरिटी था। क्या था, एंटी पैरेलल पोलैरिटी था। इसका मतलब मेरा एक होगा 5:3, एक होगा 3 डिग्री टू 5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 फ्री हुआ तो PO4 फ्री, 3 फ्री हुआ तो OH फ्री। ये लेके मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, ये एक ही भाषा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। हाँ, अब सही है। देखो यहाँ पे मैंने एक पूरा टर्न ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैंने उसके स्ट्रैंड्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग होता है, एक होता है 1 2 3, एक होता है 1 2, एक होता है 1 2, एक होता है 1 2 3, तो ऐसे अरेंजमेंट में रहता है वो, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो गैप रहेगा वो 3.4 नैनोमीटर होगा। इसका जो विद रहेगा वो 20 एम्पेयर होगा एज टेल। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 5 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, यहाँ पे 5 डिग्री है, तो एंटी पोलैरिटी है कि नहीं, है ना, एंटी पोलैरिटी है, दोनों के अंदर एंटी पोलैरिटी है। यहाँ पे देखो क्या देखने को बोला है, यहाँ पे बोला है 1 हेलिकल टर्न जो होता है वो पिच इज इक्वल टू लेंथ होता है। जो लेंथ है मेरा वही पिच है, तो पिच मेरा कितना हो जाएगा, 3.4 mm हो जाएगा, जिसके पास 10 बेस पेयर है, ठीक है। अच्छा, हॉलमार्क था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल, तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री रूल में ये कहा था कि A और T के अंदर डबल बॉन्ड बनेगा और G और C के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अजीब है, इतनी इनइक्वालिटी, पर क्या करें, उन्होंने कहा था तो मानना तो पड़ेगा ना। A और T के बीच में डबल बॉन्ड और G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये हमेशा याद रखना है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन हमेशा एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर पे चलने वाले हैं, ठीक है। DNA, स्टेबिलिटी ऑफ द DNA कैसे आता है, पहले तो आता है हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन DNA को बहुत ज़्यादा स्टेबल बनाता है, ठीक है। और दूसरा कैसे आता है, ये बेस पेयर देखो, एक कैसे, एक्चुअली एक तो रहता नहीं है ना, ऐसे रहता है 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 रहता है, फिर 1 2 3 रहता है, फिर 1 2 रहता है, फिर 1 2 3 रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो ये सब ना इतना ज़्यादा इधर क्लोजली पैक्ड है, और इधर भी क्लोजली, देखो क्लोजली पैक्ड है, ये दोनों क्लोजली पैक्ड है। तो ये क्या करता है, ये जनरली पूरे DNA को बहुत ज़्यादा स्टेबल बना देता है। तो स्टेबल होने के लिए 2 पॉइंट्स हमें पता चला, एक ये है हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंस, और दूसरा है बेस पेयर स्टैक्ड वन अबाउट अनदर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ट्रस्ट में मैं बड़ा वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है ऐसे बड़ा वीडियोस बनाना, तो इसीलिए मैं छोटा वीडियो रख रही हूँ
मैं कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रही हूँ और मैं आज यहाँ तक कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट टॉपिक से कंटिन्यू होगा। तो अभी तक अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना। मेरा जो PDF है, इस चैप्टर का PDF मैंने प्लान किया है कि पूरा लेक्चर जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं PDF पोस्ट करूँगी, ठीक है। पर अभी मैं PDF पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि इसी PDF के ऊपर काम चल रहा है। स्टिल इफ़ यू पीपल से देन मैं इसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके PDF पोस्ट करते रहूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आज के लिए मैंने इतना ही बताया। और कमेंट करके बताना कि नोट्स कैसे हुए, तुमको इजी हो रहा है या नहीं पढ़ाई के टाइम पे। और ये भी बताना कि तुम कौन से चैप्टर पे हो, कौन से चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हो। मैं 12 वालों का कवर कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड्स बहुत सामने आ रहा है। उसके बाद हम लोग 11 आराम से कवर कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि हम लोग अगर अगस्त से मार्च का प्लान बनाएं तो हम लोग का नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ऑब्वियसली पॉसिबल है। मैं मानती हूँ 200% पॉसिबल है कि नहीं। 200% पॉसिबल है। तो चैनल को अगर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है तो वीडियो देखने के बाद प्लीज़ कर देना। और मेरा टेलीग्राम, फिर से कह रही हूँ, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको फ्री PDF मिलता है, फ्री PDF, वो भी सर्टिफाइड नोट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि नोट्स में कुछ भी लिख दिया, उसको जो बनाया। नोट्स भी जो बनाए हैं मैंने एकदम सर्टिफाइड वाले बनाए हैं। तो वेट किस बात का कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। सिंपल सी बात है, ठीक है। तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।